Hello everyone, this is Dr. Amit Tripathi from झांसी यूपी। दीज आर my मोबाइल नंबर। इस पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, अगर आप चाहें तो उस पर मुझे आप जुड़ सकते हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है इन सब चीज़ों का। तो आप बिल्कुल फ्री होके ये सोचेंगे कि मुझे कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, बस आप अपनी मेहनत करें और मुझसे भी PPTs अगर आपको चाहिए हो तो आप ले लें और इनका प्रिंट आउट निकलवाएं और बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। पेपर बहुत टफ आता है और कोई गारंटी नहीं है। आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो गया तो इस बार इग्नू कम थोड़ा हार्ड पेपर नहीं देगा। इग्नू का कोई भरोसा नहीं, पेपर बनाने वाले बिल्कुल टफ पेपर दे सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक चांस है, पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज़। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये चैप्टर तो वही है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्ट। हमें मेरे हिसाब से शायद 4th या 5th पार्ट होगा। मैं जब इसकी मेंशन करूँगा तो आपको बता दूँगा वहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज़, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज़ में कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं जिन्हें हमें बड़े अच्छे से समझना है। इनसे क्वेश्चंस बन सकती हैं। पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। अब देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन में मेनली जो है 4 थ्योरीज़ दी गई हैं। सुपरनेचुरल थ्योरी, कंटिंजेंट थ्योरी, जर्म थ्योरी और एक थ्योरी और है पीछे, उसको कहते हैं वेव ऑफ पोजीशन थ्योरी या चेन ऑफ पोजीशन थ्योरी। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 3 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सुपरनेचुरल थ्योरी, सुपरनेचुरल का मतलब होता है ईश्वरी या आध्यात्मिक या भूत प्रेत से संबंधित, ठीक है। तो जब शुरुआती दौर में जब बीमारी होती थी तो ऐसा माना जाता था कि जो भी ये है कि जो डिसीज़ का कॉज है, डिसीज़ जिसके कारण हो रही है, वो कोई ईवल स्पिरिट मतलब बुरी आत्मा के कारण हो रही है या भगवान का प्रकोप है। जैसे हम अभी भी कहते हैं चेचक निकल आती है तो कहते हैं देवी का प्रकोप है, सेम चीज़ वही है। या भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिशमेंट ऑफ ईवल डीड्स, बुरे हमारे काम के कारण हमें पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसके कारण डिसीज़ हो रही है, ऐसा पहले माना जाता था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद माना गया नहीं, कंटिंजेंट थ्योरी आई। उस समय माना गया कि नहीं, जो बैड एयर है, बुरी गंदी जो एयर है, एयर मतलब हमारी हवा है, उसके कारण ये बीमारियां होती हैं, जो कि वेरियस जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं और इसके कारण बीमारियां होती हैं, ठीक है। आप इनको लाइन टू लाइन याद कीजिएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि बस थोड़ा सा याद कर लिए। डिसीज आर स्प्रेड थ्रू, स्प्रेड मतलब फैलती हैं, बैड एयर इन टू बेयर्स फॉर्म ऑफ द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डिसीज पर्सन। दो एक ये डिसीज पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से और बैड एयर से। क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब उसके साथ बैठने उठने से और बैड एयर हवा के द्वारा डिसीज़ फैलती हैं। फिर इसके कुछ साल बाद थ्योरी आई जर्म थ्योरी, जिसको दिया था 19th सेंचुरी में आई थी ये 1870 में, 1870 में ये थ्योरी आई थी, जिसको रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर ने दिया। ये साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिएगा, ये आते हैं। और इसके बाद ये है आपकी जर्म थ्योरी में ही आगे है। जर्म थ्योरी में हम पढ़ते हैं। जर्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, ये कहते थे कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पढ़ते हैं हम इसको। एवरी ह्यूमन डिसीज़ इज कॉज ड्यू टू अ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए, एक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जर्म नाम भी दिया था, ठीक है। इसके बाद जर्म थ्योरी के बाद फिर आया था एक एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जर्म थ्योरी ने कह दिया एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रोब्स उसके एक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इसलिए आया, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक माइक्रो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सभी को बीमार हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो हर व्यक्ति तो बीमार नहीं हुआ कोरोना से, तो कुछ उन्होंने कहा कुछ और भी कारण हो सकते हैं। हालांकि तब कोरोना नहीं था जब ये थ्योरी दी गई थी, तब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट पे एक थ्योरी दी गई थी। ये कहा गया था अगर 100 लोग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन 100 के 100 बीमार नहीं पड़ते, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की बात है जिसके कारण कि लोग बीमार नहीं पड़ते। तब कहा गया क्यों ऐसा है, तो उसमें 3 फैक्टर इस थ्योरी ने दिए थे, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजेंट विच कॉज द डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ पैदा करते हैं। इनका मतलब है अगर उसकी पावर, उसकी विरुलेंस पावर मतलब उसकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम है तो वो डिसीज़ पैदा नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिएगा उसकी
पर्टिकुलर उसकी स्ट्रेंथ कम है, कम मात्रा में अगर वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर गए हैं तो और वो डिसीज़ पैदा नहीं कर पाएंगे, और उनकी मारक क्षमता या उनकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम है तो भी हम डिसीज़ पैदा नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट में वैक्सीन आया था। वैक्सीन में भी क्या करते हैं हम, अधमरे हुए वो अटेन्यूएटेड वायरस डालते हैं, मतलब अधमरे हुए वायरस जिनकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है बॉडी में डाले जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उनके प्रति समझ लेता है कि किस तरीके से रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनको प्रति वो एक्शन ले लेता है, ठीक है। इसके बाद है ये है पर्टिकुलर होस्ट मतलब वो व्यक्ति लाइक हम, जैसे कि मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की बात करें तो टीबी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो हम में रोग उत्पन्न नहीं कर पा रहा है कुछ लोगों में। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? पर्टिकुलर एज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ जेंडर, पर्टिकुलर एक जेंडर में, पर्टिकुलर टीबी की बात नहीं, बहुत सारी डिसीज़ ऐसे होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज में होती है, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ जेंडर में जैसे लेडीज़ में हो और मेल में हो ना हो, इस तरीके से। और इथनिसिटी, पर्टिकुलर जाति जो होती हैं, कुछ लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं, कुछ जातियाँ जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो अमेरिकन निग्रो हैं वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, निग्रो मतलब काले रेस के लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, और वाइट वाले की जो हेल्थ स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। सेम चीज़ यहाँ दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक एज, जेंडर और इथनिसिटी, ये 3 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं जगह डिसीज़ हो भी जाती है, कहीं के शरीर में नहीं भी हो पाती है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोरोना वायरस भी जैसी बीमारियों से भी व्यक्ति अच्छे से बच जाता है। इसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें पता है, वातावरण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द ह्यूमन बीइंग इन लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो अच्छा है, प्रॉपर है, सैनिटाइज है, तो डिसीज़ नहीं होंगी, अगर नहीं है तो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसी की हमने अभी जो पढ़ रहे थे इसी का वो कह रहे हैं, अगर ये बैलेंस है, ये एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन द वेरियस एनवायरनमेंट फैक्टर, पर्सनली स्टे और हेल्दी, पर्सन इस हेल्दी है अगर ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब सीधी सी बात है, इसमें एक बिगड़ने के लिए इक्विलिब्रियम एजेंट की मात्रा भी अगर ज़्यादा हो जाए तो भी बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर होस्ट का इम्यूनिटी पावर कम हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम बिगड़ सकता है। मान लीजिए एजेंट माइक्रोब्स की इतनी ज़्यादा विरुलेंस पावर है कि वो किसी भी कीमत पे शरीर के अंदर घुस ही जाता है। जैसे कोरोना की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाए, कोई वेरिएंट जैसे अभी आया था अभी अपना लास्ट ईयर मई में, तो हर व्यक्ति उससे पॉजिटिव हो रहा था। अच्छी इम्यूनिटी पावर वाले भी पॉजिटिव हो रहे थे, और क्योंकि इम्यूनिटी पावर भी कम थी और ये भी ज़्यादा थी, इनमें से एक भी कुछ प्लस माइनस होता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। अगर इक्विलिब्रियम है, मेंटेन है, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम डिफरेंट हो गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सेम लिखे है, मूवमेंट इज डिस्टर्ब, मतलब अगर जो हमारा मूवमेंट क्या है, सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये होस्ट की इम्यूनिटी पावर नीचे गई, और मतलब इसमें और एजेंट या एनवायरनमेंट में सैनिटेशन नहीं हुआ, तो एजेंट में क्या सैनिटेशन, एजेंट की पावर और एनवायरनमेंट में सैनिटेशन, ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो हमें रोग हो जाएंगे। एक लास्ट थ्योरी है, इसके बावजूद भी ये कहा गया कि ये थ्योरी क्यों आई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले जो थ्योरी चलती चली आ रही है, मैं आपको उसको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पहली थ्योरी सुपरनेचुरल, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, सुपरनेचुरल थ्योरी, जिसका सीधा सीधा था कि भूत प्रेत के कारण ये रोग होते हैं। फिर कहा गया नहीं, ऐसा नहीं होता है, गंदी एयर और बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के बाद बीमारियाँ होती हैं। फिर इसके बाद आई 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में ये लेके इन्होंने कहा नहीं, कुछ गंदी एयर नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इसको याद करते हैं तो बैड एयर, मलेरिया का नाम दिया गया था, इसका नाम ही बैड एयर है, ठीक है। बुरी हवा, बैड मतलब मलेरिया, माल मतलब बुरा, और एरिया मतलब एरिया, बुरी एरिया में जाने के कारण पहले माना जाता था मलेरिया होता है, उस समय इसका नाम दिया गया था मलेरिया। जर्म थ्योरी सीधी सीधी जर्म पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा भी बोला गया है कि कहीं, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ कि टीबी के पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आने के बावजूद भी टीबी नहीं होती, तो जर्म तो थे वहाँ पे, कुछ लोगों को हुई, कुछ लोगों को नहीं हुई, तो फिर ये कॉन्सेप्ट दिया गया नहीं, अकेले एक जर्म भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो एजेंट, वो इन्वायरमेंट में अगर अच्छे प्रॉपर है, सैनिटेशन है, वहाँ नहीं फैल पाया कीटाणु, वो भी है, होस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इम्यूनिटी पावर, ये सब चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद ये थ्योरी आई
वेव ऑफ पोजीशन। इनने कहा कि सब ठीक है, आपने एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट की बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं लाइक हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे हमारे हो गया शुगर हो गई, हमारी बीपी की प्रॉब्लम हो गई, वो तो एजेंट होता ही नहीं वहाँ पे, तो फिर कैसे? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, कोई कोरोना वायरस या ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई तो है नहीं, फिर वो कैसे होती हैं? तो उसके लिए ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी में स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए होती है और क्रॉनिक डिसीज़ के लिए होती हैं। टू एक्सप्लेन द कॉजेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इन पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ द वेव ऑफ पोजीशन इज पोस्टुलेट, इसके लिए ये आई थी, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू द डिसीज़ एंड लाइक इन इंटीग्रेशन। इनका मतलब कहने का मतलब था सीधा सा, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा एक चेन ऑफ पोजीशन बनता है कि एक फैक्टर एक किसी चीज़ के लिए निर्धारित करता है और फिर उससे डिसीज़ हो जाती है। मैं अभी समझाता हूँ इस पूरे ग्राफ को। और फिर दूसरा फैक्टर, इससे कोई डिसीज़ होती है और उससे फिर ये डिसीज़ हो जाती है, सीधी सी बात। जैसे ऑयल डाइट ले ली हमने, उससे हम फैटी हो गए, फैटी होने के बाद हमें ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर होने के बाद हमें कार्डियक हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। ये ऑयल लेना डायरेक्ट इससे रिलेटेड नहीं, एक चेन की तरह चल रहा है। इसी तरह जो है हमारा सेडेंट्री लाइफ, मतलब हम सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है। जैसे हम सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, उससे भी हमें क्या होगा, हम फैटी हो जाएंगे। यहाँ से ये चेन चलेगी, यहाँ पे चली जाएगी, हम फैटी हो जाएंगे। फैटी होने के बाद हमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और उसके बाद हार्ट अटैक होता है। ये एक चेन की तरह, एक फैक्टर नहीं, कईयों सारे फैक्टर। इनका कहने का मतलब है ये हो सकता है यहाँ से ये फैक्टर यहाँ जुड़ जाए, यहाँ से ये फैक्टर यहाँ जुड़ जाए, फैटी के साथ साथ मतलब वो ऑयली डाइट के साथ सेडेंट्री लाइफ भी होगी, और भी कईयों फैक्टर्स एक दूसरे की तरह एक चेन की तरह बना लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि एक पर्टिकुलर फैक्टर एक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हार्ट अटैक के लिए ये ऑयल, अब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ ऑयल और इस तरीके की डाइट लेने से हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? फैटी हो जाते हैं, फैटी होने ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है, फिर डायरेक्ट होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। लेकिन जो लोग ऑयल ले रहे हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनका डाइजेस्ट हो जाता है, तो उन लोगों में ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो। तो अगर सुप्त अवस्था वाली लाइफ स्टाइल ले रहे हैं, हम बल दिन भर घर पे ही बैठे हुए हैं, तो उससे पता चला हम फैटी हो गए, फैटी हो ब्लड प्रेशर, तो एक चेन की तरह, एक मकड़ी के जाल की तरह का हो जाता है। ये वेव ऑफ पोजीशन वही है, मकड़ी का जाल, ठीक है। चेन ऑफ पोजीशन भी इसका दूसरा नाम है, इस चेन की तरह बन जाती है। वेव मतलब मकड़ी के जाल की तरह, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, कहीं से कहीं भी जा सकता है और इस तरीके से बनता है। ये स्पेशली याद करना, इट इज़ ओनली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आ सकता है, ये नॉन कम्युनिकेबल और क्रॉनिक डिसीज़ लाइक शुगर, लाइक बीपी, इस तरीके की डिसीज़ के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्लाइड पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाएगी। और मैं बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी सारे चैप्टर बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे वीडियोज़ आपको डायरेक्टली मिल सकें। थैंक्स अ लॉट।